हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट आप देख लीजिए। एग्जाम डेट है 12 जनवरी 2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। तो क्वेश्चन है, 6 छात्र पी क्यू आर एस टी और यू एक कक्षा में है। Q और R का भार U से कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें भार और लंबाई दो दे रखे हैं। हमें भार भी निकालना पड़ेगा और लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। तो दो चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है, तो हम एक एक करके निकालेंगे। अगर हमने दोनों को एक साथ निकालना शुरू किया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो हम पहले भार निकाल लेते हैं, उसके बाद लंबाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वेट। वेट के लिए क्या क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। Q और R का भार U से कम है, तो एक लाइन यहाँ पे ये बोली गई है कि Q और R का भार U से कम है। तो Q और R का भार किससे कम है? U से कम है, हमने यहाँ पर बना लिया। आगे ये लंबाई के लिए बोला गया है, आगे वाला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है R से अधिक भारी है, तो कौन? S R से अधिक भारी है। S के लिए बोला गया है यहाँ पे S Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है। तो S क्या है? R से भारी है। तो S अगर R से भारी हुआ तो हमने यहाँ पर लिख लिया S क्या है? R से भारी है। इस तरह हमने लिख लिया। आगे बोला है T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। तो T क्या है? S से हल्का है लेकिन U से भारी है। तो ये बन जाएगा S T U। इसी तरह बनेगा T S से हल्का हो गया और U से भारी हो गया। आगे बोला है P T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। तो P T से तो हल्का है लेकिन U से भारी है, तो यहां पर हो जाएगा P इनके बीच में, T से हल्का हो गया और U से भारी हो गया। तो इस तरह ये बनेगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब हमें इनसे वेट निकालना है, कौन सा सबसे ऊपर होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा, कौन सा सबसे कम भारी होगा, देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस पोजीशन में दोनों पोजीशन में S आगे आ रहा है और U यहाँ पर है। U पीछे होगा, इस वाले में U आगे आ रहा है लेकिन U यहाँ पर लास्ट में है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा भार किसका होगा? सबसे ज्यादा भार होगा S का। उसके बाद में S के बाद में हमें क्या दे रखा है? S के बाद में हमें यहाँ पर U के बाद में है Q और R। तो यहाँ पर ये R बाद में होगा, इसके U के बाद में होगा Q और R। यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर, और S और R हमें दे रखा है। तो यहाँ पर R पहले होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। तो इस तरह का ये बनेगा। पहले होगा S, फिर होगा T, फिर होगा P U R Q। तो ये इनके क्या होगा? भार होंगे। ये S का भार सबसे ज्यादा होगा और Q का भार क्या होगा? सबसे कम होगा। तो हमने भार का तो निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो हमसे क्वेश्चन में लंबाई के लिए पूछा गया है, तो अब हम लंबाई का निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया लंबाई। तो पहला पॉइंट है, यहां पर बोला है Q और R का भार कम है लेकिन लंबाई P से अधिक है। तो Q और R की लंबाई क्या है? P से अधिक है। तो Q और R की लंबाई किससे अधिक है? P से अधिक है। एक पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे S Q से अधिक लंबा है, तो S Q से अधिक लंबा है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। यहां पर देख लेते हम। थर्ड पॉइंट हमें बोला है U S से लंबा है। तो U किससे लंबा है? U लंबा है S से। इस तरह हो गया ये। आगे बोला है P T की तुलना में लंबा है। तो P किसकी तुलना में लंबा है? P T की तुलना में लंबा है। तो ये इस तरह बन गया। तो अब हम इसको बना सकते हैं। यहां पर हो गया U S और यहां पर हमें दे रखा है Q। तो Q और R का तो हमें नहीं पता। Q और R को हम इस तरह लिख लेते हैं और यहां पर दे रखा है P और T। ये हो जाएगा। इन दोनों में से इनकी जगह हमें पता नहीं है, इनकी जगह फिक्स नहीं है, लेकिन ये दोनों यहीं पर होंगे। इनकी जगह आपस में चेंज हो सकती है लेकिन यहां से चेंज नहीं होगी इनकी जगह। तो यहां पर सबसे लंबा कौन आया? U, और सबसे छोटा व्यक्ति कौन आया? T आया। तो क्वेश्चन है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो किस छात्र की लंबाई सबसे कम आई थी? तो T की लंबाई सबसे कम आई थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 7 छात्र A से G एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। किन्हीं भी दो छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते। तो किन्हीं भी दो छात्रों को क्या बराबर अंक नहीं मिलते हैं।
ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए क्या हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। आगे बोला है जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ऐसा हमें बोला गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए और बी के बीच में कोई नहीं हो सकता, जी या ए के बीच में कोई नहीं हो सकता। हो सकता है जी से कम रैंक प्राप्त करने वाला हो और ए से अधिक रैंक प्राप्त करने वाला हो, तो वो कहां पर आएगा, वो जी और ए के बीच में आएगा। तो यहां पर सिर्फ इतना बोला है कि जी अधिक अंक प्राप्त करता है ए से और ए अधिक अंक प्राप्त करता है बी से। आगे बोला है प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटी दे रखी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या दे रखी है, तो हम पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 छात्र है। तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करे, तो पहली पॉसिबिलिटी हमें बोली है सी पहले स्थान पर अंक प्राप्त करे और ई सबसे कम अंक प्राप्त करे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करे, तो डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करे तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करे, तो एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करे। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन की। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन है यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी तथा बी को 5वीं रैंक दी गई तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो बोला गया है यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी और बी को 5वीं, अगर डी को छठी और बी को 5वीं हम दे रहे हैं, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी में जो पहले नंबर पर डी आया है वो कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने छठी रैंक बी को दे दी है, डी को दे दी है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली करेक्ट होगी, सी पहले स्थान पर और ई लास्ट पर होगा। अब इनका हमें नहीं पता, क्या यहाँ पर ए आएगा, क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर जी आएगा, नहीं बता सकते। हो सकता है ए और बी के बीच में कोई पर्सन हो सकता है जी और ए के बीच में कोई पर्सन हो, या ये भी हो सकता है जी और ए यहाँ पर हो और जो पर्सन बचा हो वो यहाँ पर हो जाए। तो हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई है। क्या एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई है, तो बाकी कौन बचा है, बाकी एफ बचा है। एफ को चौथी या तीसरी या चौथी रैंक दी गई है, तो एफ यहाँ पर हो सकता है, एफ यहाँ पर हो सकता है, हम बता सकते हैं एफ यहाँ पर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एफ जी और ए के बीच में भी हो सकता है और ए और बी के बीच में भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता एफ का एफ कहाँ पर होगा। तो हाँ, एफ की चौथी या तीसरी रैंक हो सकती है, तो पहला कथन हमारा सत्य हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कथन क्या है। सेकंड है ए को दूसरी या 7वीं रैंक दी गई। क्या ए को दूसरी या 7वीं रैंक दी गई है। ए यहाँ पर है, इन तीनों नहीं, दो पोजीशन में से एक जगह ए आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी फिक्स हो गया और जी ए से ज्यादा है, तो जी ए से ज्यादा ही होगा। तो इसको ए को या तो तीसरी पोजीशन दे सकते हैं हम, या फिर चौथी पोजीशन दे सकते हैं, जैसे हमने एफ को दी थी, क्योंकि यहाँ पर ए और एफ ही बाकी है। तो इन दोनों की पोजीशन क्या हो सकती है, तीसरी या चौथी ही हो सकती है। तो इसका मतलब ए को दूसरी या 7वीं रैंक नहीं दी जा सकती, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड है जी को पहली या चौथी रैंक दी गई। क्या जी को पहली या चौथी रैंक दी गई। जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, अभी इसकी पोजीशन हमें नहीं पता। क्या जी को हम पहली रैंक दे सकते हैं, पहली रैंक पर सी है, तो जी को हम कभी भी पहली रैंक नहीं दे सकते। क्या जी को हम चौथी रैंक दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जी के बाद में ए है और यहाँ पर दूसरी, तीसरी और चौथी रैंक ही बाकी है। तो हो सकता है जी दूसरी या तीसरी पर ही आ सकता है, चौथी पर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बाद में ए को आना है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट है ई को चौथी या तीसरी रैंक दी गई। तो क्या ई को चौथी या तीसरी रैंक दी गई। ई 7वीं पोजीशन पर है, तो ई को चौथी या तीसरी दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसका फिक्स है, ये न्यूनतम अंक ही प्राप्त करेगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन है कि विशिष्ट कोड भाषा में BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है। तो इस भाषा में यहाँ पर हमें वर्ड दे रखा है, उसका कोड बताना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है बी और यहाँ पर हमें दे रखा है पी। तो बी से पी का कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है,
लेकिन बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और हमें बी का अपोजिट वाई लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहां पर ये लास्ट में दिख रहा है। आगे हम चेक कर लेते हैं क्या यही लॉजिक तो नहीं है। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, और एफ हमें यहां पर दे रखा है। आर का अपोजिट होता है आई, और आई हमें यहां दे रखा है। ई का अपोजिट होता है वी, ए का अपोजिट होता है जेड, और के का अपोजिट होता है पी। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, और अपोजिट कैसे चल रहा है, पीछे से चल रहा है। तो यहाँ पर सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा एक्स। ए का अपोजिट होगा जेड, एस का अपोजिट हो जाएगा एच, पी का अपोजिट के, टी का अपोजिट क्या होगा जी, और एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। तो ये हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो कथन है सभी गेंदे फूल हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या बताना है कथन में। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और बताएं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। तो हमें क्या बताना है, जो पालन नहीं करता है वो बताना है, जो पालन करता है वो नहीं बताना है, जो पालन नहीं करता है वो बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है सभी गेंदे फूल हैं, तो सभी गेंदे क्या है, फूल है। आगे बोला है सभी बल्ले गेंदे हैं, तो सभी बल्ले किस में चले जाएंगे, गेंदों में चले जाएंगे। तो पहला निष्कर्ष है सभी बल्ले फूल हैं, तो सभी बल्ले फूल हैं, तो सभी बल्ले किस में है, फूल के अंदर आ रहे हैं, तो हाँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है कुछ फूल बल्ले हैं, क्या कुछ फूल बल्ले हैं, तो फूल यहाँ पर है, बल्ले यहाँ पर है, इन दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ पर है, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। थर्ड है कुछ गेंदे बल्ले हैं, क्या कुछ गेंदे बल्ले हैं, तो गेंदे यहाँ पर है, बल्ले यहाँ पर है, इनका कुछ पार्ट कॉमन है, तो कुछ गेंदे बल्ले होंगे, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। लास्ट हमें बोला है कोई गेंद फूल नहीं है, तो कोई गेंदे फूल नहीं है, ये हमें बोला गया है। तो क्या यहाँ पर कथन में हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या हम निष्कर्ष में नेगेटिव निकाल सकते हैं। जब हमें कथन ही पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव चीजों से हम पॉजिटिव चीज ही निकाल सकते, क्या हम नेगेटिव निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमसे नहीं वाला ही पूछा गया है, तो नहीं वाला यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है, वो बताना है हमें। यहाँ पर 26, 39, 17 और 50 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 10 तो रिलेटेड होगा उस संख्या से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या रिलेटेड नहीं है। तो डिफरेंस लेके हम देखें, तो पहले में है 7 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 17 से 26 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 9 का डिफरेंस। इसको हमने लेस किया तो कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पर 6 को लेस करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 1। यहाँ पर है 13 का डिफरेंस, इसमें से लेस करेंगे तो कितने का डिफरेंस निकल के आएगा, 11 का डिफरेंस। तो कौन सा अलग है होगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर है 7 9, तो यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डिफरेंस 11 होना चाहिए। अगर यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस 11 हुआ तो 26 में हम 11 को ऐड करके देख लेते हैं, 6 और 1 7, 37 होना चाहिए। 37 को हम 50 में से लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। तब हमारा डिफरेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तब हमारा डिफरेंस क्या होगा, 9 11, 7 9 11 13, तब हमारा डिफरेंस ये होगा। तो अभी हमें क्या गलत है, यहाँ पर 39 गलत दे रखा है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। यहाँ पर हमें दे रखा है नमकीन, खट्टा, कड़वा, स्वादिष्ट। तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा, ये स्वाद के प्रकार है नमकीन, खट्टा, कड़वा, और यहाँ पर हमें दे रखा है स्वादिष्ट, तो ये अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। तो एक विशिष्ट कोड भाषा में कार है व्हील्स को ये लिखा जाता है
व्हील्स आर रेड को ये लिखा जाता है, तो आई हैव रेड कार को ये लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में व्हील्स कार को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें बताना है व्हील्स कार का कोड। तो यहाँ पर दे रखा है हमें व्हील्स, यहाँ पर हमें दे रखा है व्हील्स। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है व्हील्स के अलावा, तो जो इन दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? व्हील्स का कोड होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है @MU#SUBMU, तो MU निकल के आया व्हील्स का कोड। आगे हमें किसका कोड निकालना है? कार का कोड निकालना है। तो कार यहाँ पर है और कार यहाँ पर है, तो इन दोनों में कार कॉमन है, तो जो कार हैव और इसमें भी कार हैव दोनों ही कॉमन है, तो दो चीजें इनमें कॉमन होगी, या तो इसका क्या हो सकता है? @ हो सकता है या हैश हो सकता है। तो अब हम ऑप्शन से देखेंगे, तो MU के साथ हमें @ भी हो सकता है, हैश भी हो सकता है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें MU के साथ हैश दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों में हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन पजल से है। क्वेश्चन है, कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा, ऑडी 110 तथा मैग्ना बेची। एक विशेष दिन पर केवल एक कार बेची गई थी, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई। तो यहाँ पर 6 कारें थी, 6 दिन में बेची गई और एक दिन में एक ही कार को बेचा गया। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 6 दिन में 6 कारें बेची गई। बोला गया है सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई। तो कम से कम 4 कार बेचने का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा हम कितनी भी बेच सकते हैं? कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए। तो सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 होने का क्या मतलब है? या तो सेंट्रो कार ट्यूसडे को बेची गई होगी तब इसके नीचे 4 होगी, या फिर मंडे को बेची गई होगी तभी, या 5 भी हो सकती है, 4 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकती। कम से कम का मतलब ये है। तो मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा गया। अगर मैग्ना कार को मंगलवार को बेचा गया तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी मैग्ना कार। आगे बोला है क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार बेची गई। तो क्रेटा के ठीक बाद में ऑडी कार बेची गई, यहाँ पर हो जाएगा ये। तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। तो क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों के पहले बेचा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेटा, ऑडी। अब 2 कारें बची हैं। तो आगे बोला है सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया। तो हमने सेंट्रो को तो पहले ऊपर लिख दिया गया था कम से कम 4, तो यहाँ पर ये गलत होगा। यहाँ पर बोला गया है 110 दोनों कारों को कम से कम 1 से पहले बेचा गया। तो 1 कार से पहले बेचा गया होगा 110 को, तो 110 यहाँ पर हो जाएगी, और जो बचेगी स्विफ्ट वो यहाँ पर आ जाएगी। सैटरडे को बेची गई स्विफ्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई। तो स्विफ्ट कार कब बेची गई? सैटरडे को बेची गई। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। क्वेश्चन है निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न भारतीय है और ना ही चीनी है। तो जो न भारतीय है ना ही चीनी है, तो क्या होने चाहिए? टीचर्स होने चाहिए। तो हमें निकालना है केवल टीचर्स का पार्ट, क्योंकि इन दोनों के लिए हमें मना कर दिया गया है, भारतीय और चीनी के लिए। तो केवल टीचर्स का पार्ट कौन सा होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ABC, तो ABC उसके बाद में क्या होगा? D होगा। फिर हमें यहाँ पर दे रखा है Y, तो Y होता है 25, V होता है 22, S होता है 19। तो यहाँ पर -3 चल रहा है। तो S में अगर हम -3 करें तो क्या निकल के आएगा? 16, और 16 पर क्या होता है? 16 पर होता है P। आगे हमें दे रखा है DFH, तो यहाँ पर D4, F6, H8, तो +2 चल रहा है। तो अगर हमने 8 में +2 किया तो 10, और 10 पे होता है J। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। क्वेश्चन है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो 16 × 15 + 5 - 2 / 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हमें निकालना है। तो हमें दे रखा है 16। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, सॉरी डिवाइड 15। फिर हमें दे रखा है प्लस,
तो प्लस का मतलब क्या है, यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ा। 16 मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस 15, प्लस का मतलब है डिवाइड 5 और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 2, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस, तो यहां पर हो जाएगा -4। तो 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा 6, तो प्लस के 6 और 16 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 22, 22 में से माइनस करेंगे 4 तो निकल के आएगा 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 5 लड़कियां हैं के दूसरी सबसे लंबी है, तो हम यहीं पर देख लेते क्योंकि चारों ऑप्शन हमें इसी तरह दे रखे, तो जो गलत होता रहेगा वो हम यहां से ही कट कर देंगे। तो के दूसरी सबसे लंबी है, तो के दूसरी सबसे लंबी है, हाँ यहाँ पर के दूसरी सबसे लंबी है। पी एम से लंबी है, तो क्या पी एम से लंबी है, तो एम लास्ट में है तो पी उसके आगे ही होगी, तो पी ये भी करेक्ट हो गई, सारे में ही करेक्ट है। आगे बोला है आर एम से लंबी है, तो क्या आर एम से लंबी है, तो हाँ होगी क्योंकि एम लास्ट में है तो आर उससे लंबा ही होगा। आगे बोला है एन पी से लंबी है, तो क्या एन पी से लंबी है वो हम देख लेते हैं। तो इस वाले पोजीशन फर्स्ट वाले ऑप्शन में एन पी से लंबी है, सेकंड वाले ऑप्शन में भी एन पी से लंबी है और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी एन पी से लंबी है। तो किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में पी लंबी दे रखी है, तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो क्वेश्चन है उनके ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, तो संभव नहीं कौन सा नहीं है, यही वाला संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर पी लंबी दे रखी है जबकि एन लंबी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, काफी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, तो यहां पर हमें यही बोला है कथनों का पालन नहीं करता है, तो जो कथन का पालन नहीं करे वही हमें बताना है, जो हमसे ऊपर पूछा गया था वही है, यहाँ पर भी नहीं वाला हमें चूज करना है। तो सभी बच्चे बिल्लियां हैं, सभी बच्चे क्या हैं, बिल्लियां हैं। आगे बोला है सभी बर्तन बच्चे हैं, तो सभी बर्तन बच्चे हैं, बर्तन किस में चले जाएंगे, सभी बर्तन बच्चों में चले जाएंगे, तो कौन सा नहीं होगा वो हमें बताना है। तो कुछ बच्चे बर्तन है, क्या कुछ बच्चे बर्तन है, तो बर्तन और बच्चों का ये वाला पार्ट कॉमन है, तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, तो मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, दोनों ही कथन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर निष्कर्ष हम नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और हमसे नहीं पूछा वाला, नहीं वाला ही पूछा था, तो नहीं वाला यही हमारा आंसर होगा। तो दो बाकी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। सभी बिल्लियां बर्तन है, क्या सभी बिल्लियां बर्तन है, सॉरी कुछ बिल्लियां बर्तन है बोला गया है, तो कुछ बिल्लियां बर्तन है, तो हाँ कुछ ये वाला पार्ट इनका कॉमन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है सभी बर्तन बिल्लियां है, क्या सभी बर्तन बिल्लियां हैं, तो बर्तन सारे किस में है, बिल्लियों के अंदर है, तो ये वाला भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 7 सदस्य ए से जी एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो बोला गया है सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, तो सी अगर सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा है तो 7वें नंबर पर पहुंचा होगा, वो 7 लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी सबसे लास्ट में पहुंचा है ये कार्यालय। आगे बोला है उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा, जी के बाद में कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, तो जी के बाद में कम से कम 3 सदस्य पहुंचे हैं, तो इन तीनों पोजीशन पर जी तो नहीं हो सकता, जी इन 4 पोजीशन में कहीं भी हो सकता है, ये हमसे बोला गया है। तो आगे बोला है ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, तो ई ए के ठीक बाद में पहुंचा है, तथा जी ई से ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, तो जी ई के ठीक बाद में कार्यालय पहुंचा, तो इस तरह ये बनेगा। तो अब यहाँ पर जी के पहले 2 होने चाहिए, तो जी को कौन सी पोजीशन नहीं हो सकती, 5th और 6th नहीं हो सकती, और ए और ई इससे पहले तो 1 और 2 भी नहीं हो सकती, तो जी की या तो 3rd होगी या फिर 4th होगी, ये 2 ही पोजीशन जी के लिए खाली है। आगे देख लेते हैं, एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, तो एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, तो एफ ए से तो ठीक पहले पहुंचा लेकिन डी के बाद नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर ये डी यहाँ पर ही होगा, क्योंकि ये तो ठीक ठीक के लिए बोला गया कि ई ए से ठीक बाद में और जी
जी से ठीक पहले, तो इनके बीच में तो कोई हो नहीं सकता, तो इस तरह का ये बनेगा। यहां पर हो जाएगा एफ, यहां पर हो जाएगा ए, ई, जी, और यहां पर होगा डी, और जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं उनमें सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा। तो सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा वो हमें बताना है। यहाँ पर डी और जो एक पर्सन है उनकी पोजीशन हमें नहीं पता, 5th और 6th में से कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले नंबर की पूछा गया है, तो हम पहले नंबर का तो बता सकते हैं। सबसे पहले कौन पहुंचा है, एफ पहुंचा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो हमें ये समीकरण सॉल्व करनी है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, तो यहां पर प्लस का अर्थ है डिवाइड, और माइनस का मतलब होगा मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, माइनस का 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 60, 60 में से लेस करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा, 55 निकल के आएगा। तो 55 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है LV 12 इंटू 22, यहाँ पर हमें दे रखा है QZ, तो L यहाँ पर 12 होता है, V क्या होता है 22 होता है, इनका नंबर क्या होता है, L का नंबर 12 होता है, V 22 होता है, तो वही हमें दे रखा है यहाँ पर। तो Q हो जाएगा 17 और Z कितना होता है 26 होता है, तो ये आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो बीच वाला शब्द कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, यहाँ पर सारे ही एस से शुरू हो रहे हैं, तो एस के बाद में क्या ए होना चाहिए, तो एस के बाद में यहाँ पर पी है, सभी में पी है। उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए दे रखा है स्पैरो में हमें, तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला होगा, हमें 3rd नंबर का चाहिए, तो एक ये हो गया पहला। उसके बाद में कौन सा होगा, यहाँ पर पी के बाद में आई है, ओ है, ओ है, तो सबसे इसके बाद में 2nd नंबर पर कौन होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पर आई दे रखा है, सभी में ओ दे रखा है। तो ओ के बाद में हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आई है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आर है, तो कौन सा होना चाहिए, आई वाला होना चाहिए, तो स्पॉइल हो जाएगा बीच वाला। 3rd पोजीशन ही चाहिए हमें, तो 3rd पोजीशन कौन सा होगा, स्पॉइल होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच में है। तो बी और एक्स के बीच में हमें बताना है कौन सा चिन्ह है, तो बी यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, इनके बीच वाला हमें सिंबल बताना है। तो हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है। 13 में बीच वाला कौन सा होगा, 7वां होगा बीच वाला, तो इनमें से हम 7वां काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, @ आ रहा है, तो यही होगा इनके बीच में, ऑप्शन नंबर 1। तो ये वापस आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया डैश से संबंधित है। तो गाय क्या है, गाय एक पशु है, तो गौरैया क्या है, गौरैया पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक के जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।